हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपके पास यूनिट नंबर 2 है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो आपका सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 2 है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो बातचीत है वो आप 11th क्लास से आप सुन रहे हो, जिसमें कि कहा जाता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रैंडम मोशन होता है, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, उनकी अपनी कोई निश्चित दिशाएं नहीं होती हैं। तो इससे जुड़ा हुआ आपने कुछ ऐसा एक हम डायग्राम देखा होगा और इस पर डेरिवेशन भी आप लोगों ने किया होगा कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक क्यूबिक बॉक्स है। ये हमारा एक क्यूबिक बॉक्स है और इसके अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल है जो कि मूव कर रहा है। अब मान लो ये एक्सिस जो है एक्स की है, ये एक्सिस जेड की है, ये एक्सिस वाई की है। तो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर है, वो मूव कर सकता है। तो वी एक्स में भी मूव कर सकता है, वी वाई से भी मूव कर सकता है, वी जेड से भी मूव कर सकता है। उसके पास मूवमेंट करने के लिए सभी दिशाएं पॉसिबल हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सीधे ही मूव कर सकता है, वो इस तरह से किसी एक रैंडम डायरेक्शन मूव कर सकता है, किसी एंगल पे भी मूव कर सकता है। तो उसकी जो मोशन है उसको हम सभी दिशाओं में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर लें तो उसमें हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी क्या कंसीडर करता है कि मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज रेक्टिलिनियर, सरल रेखा में होता है, और उसके पास एक्स वाई जेड सभी तरह के कंपोनेंट होते हैं। तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आप मान लीजिए कंसीडर द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, consider the motion of gas molecules in rectilinear manner, rectilinear का मतलब जानते हैं ना, सरल रेखा, सीधी रेखा में, in rectilinear manner the velocity of a gas molecule is say v। मान लो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v है। सो इट में रिजॉल्व, ये जो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है इट में रिजॉल्व इन x, y एंड z कंपोनेंट्स एज। इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? इसके लिए हम एक रिलेशन लिख सकते हैं कि v स्क्वायर जो होगा वो वी एक्स स्क्वायर एक्स कंपोनेंट, वी वाई स्क्वायर वाई कंपोनेंट, वी जेड स्क्वायर जेड कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम जब गैस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो ये गैस मॉलिक्यूल जो है ये शांत तो है नहीं अपनी जगह पर, ये जाएगा गैस की दीवार से, मान लो टक्कर मारा, तो टक्कर मारा जब इस तरफ चल रहा था, गैस को मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो जब ये गैस मॉलिक्यूल आपका इस तरफ चल रहा था तो उस समय इसके मोमेंटम था px। जब इधर आ रहा था टक्कर मारता है और टक्कर मार के वापस लौट जाता है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा -px, क्योंकि p एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लेफ्ट में मोशन था तो प्लस, राइट में मोशन है तो px। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, px माइनस px, यानी कि 2px। और ये डेल्टा p बाई डेल्टा t कर दोगे तो ये हो जाएगा dt, और ये आपको निकलेगा फोर्स, x कंपोनेंट x डायरेक्शन में फोर्स, और फोर्स अपॉन एरिया कर दोगे तो आपको निकलेगा प्रेशर। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम ये कहेंगे कि आपका ये जो मॉलिक्यूल इसको आप कंसीडर कर रहे हो, ये स्ट्राइक करता है दीवालों से, कंटेनर की दीवालों पे टकराता है, मोमेंटम का ट्रांसफ़र करता है, और जिससे एक फोर्स वहाँ पर अप्लाई होना शुरू हो जाता है, और फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर देता है। तो चलिए इसके बारे में लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू दिस रेक्टिलिनियर मोशन द गैस मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, द गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक किससे टकराता है,
strike with the wall of the container, inner wall, कंटेनर की इनर वॉल पे टकराता है and transfers net momentum to the wall, this results in rate of change of momentum क्या होता है, this results in net applied force, or the force per unit area of wall is called the pressure, तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसी को हम प्रेशर कहते हैं, तो उसको हम प्रेशर कहेंगे और हम मान लें px है। तो इसका डेरिवेशन होता है, हमको सिर्फ डेरिवेशन का कोई इतना वो यूज नहीं है, हम जो रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। एज जो px है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है m/l³ और n और होता है vx के स्क्वायर का एवरेज। जब हम पूरी मैथमेटिक्स करते हैं तो हम इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पर निकाल के पाते हैं। तो ये है हमारे पास पूरा रिलेशन जो कहता है कि जो x डायरेक्शन में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कितना है। यहाँ पर ज़रा आप देखें, यहाँ पर इसकी vx स्क्वायर और उसके ऊपर एक निशान बना है बार का, तो ये एवरेज दिखा रहा है, लेकिन एवरेज vx का नहीं, एवरेज vx स्क्वायर का। तो इसको हम लिख लेते हैं, आगे हम इसकी बात करेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी आप लिखेंगे यहाँ vx स्क्वायर इज द एवरेज वैल्यू ऑफ vx स्क्वायर। ठीक है, vx स्क्वायर बार एवरेज वैल्यू है vx स्क्वायर का। n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं उस कंटेनर के अंदर, n इज द total number of gas molecules in the gas container जो कि क्यूबिक शेप का है, गैस कंटेनर हमारा क्यूबिक शेप का है। और L³ क्या है, L³ इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो हमने जो वॉल्यूम लिया है क्यूबिक लिया है ताकि उसका आसानी से हम वॉल्यूम निकाल सकें। अब चैम्बर के अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब जब कोई चीज़ रैंडम मूव कर रही है इसका मतलब जितनी संभावना उसकी x में जाने की है उतनी y में जाने की है उतनी z में जाने की। तो सभी संभव दिशाओं में गैस मॉलिक्यूल की जाने की समान संभावना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम अलग हाईलाइट करके लिख रहे हैं क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे विदिन द गैस चैम्बर, विदिन द गैस कंटेनर कह रहे हैं ना, तो कंटेनर कहते हैं, विदिन द गैस कंटेनर गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग randomly in all possible डायरेक्शंस। ठीक है, तो वो सभी दिशाओं में समान संभावना के साथ घूम रहे हैं एंड विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, सभी समान संभावनाओं के साथ घूम रहे हैं विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ कोई प्रिफर डायरेक्शन नहीं है, दैट इज देयर इज नो एनी preferred direction of motion of gas molecule। तो कोई अपनी खुद की कोई चॉइस नहीं गैस मॉलिक्यूल की, उनको x में ही जाना है, वो सभी दिशाओं में समान संभावनाओं के साथ घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, सो हेंस हम लिख सकते हैं कि vx स्क्वायर का एवरेज वैल्यू जो होगा वही vy स्क्वायर का भी एवरेज वैल्यू होगा,
वही VZ स्क्वायर का भी एवरेज वैल्यू होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इन तीनों को जोड़ दें, यानी कि आप लिख सकते हो कि जो V स्क्वायर एवरेज है इसको हम लिख सकते हैं VX स्क्वायर प्लस अब चूंकि VX स्क्वायर VY बराबर है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, इसको भी आप लिख सकते हो, ये भी VX स्क्वायर और ये भी लिख सकते हैं VX स्क्वायर। कैसे कर रहे हैं देखो, जरा देखो इस चीज़ को। हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में से V स्क्वायर VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर का सम है, तो इसी को हमने कहा कि इसी तरह से हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बराबर VX स्क्वायर बार प्लस VY स्क्वायर बार फिर VZ स्क्वायर बार। अब चूंकि सब बराबर हैं ये तो आप ऐसा लिख सकते हो, तो यहाँ से लिख सकते हो 3VX स्क्वायर बार बराबर V स्क्वायर बार, या आप लिख सकते हो VX स्क्वायर बार इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 3, V स्क्वायर बार बाई 3। ये एक रूल हम यहाँ पे बना सकते हैं, और ये रूल सिर्फ VX स्क्वायर के लिए सही नहीं है, ये तो VY के लिए भी सही है, VZ के लिए भी सही है ना। ये चीज़ तो VY और VZ सबके लिए सही है। सो आप लिख सकते हो, तो इसका मतलब है जहाँ इक्वेशन नंबर 2 में आपने VX स्क्वायर बार लिखा है उसकी जगह पे V स्क्वायर बार बटे 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे 10 इक्वेशन 2 ही है ना, हाँ 10 इक्वेशन 2 बिकम्स P। अब चलो, अब हम x को छोड़ देते, चूंकि हमने x कंपोनेंट को इस तरह से लिख दिया, तो P बराबर m/l क्यूब, और उसके बाद क्या लिखा है n लिखा है, ठीक है, और फिर आप लिख दो यहाँ पर V स्क्वायर बार बाई 3। अब हम लिख सकते हो n अपॉन V स्क्वायर बार बाई 3, ठीक है ना, इस तरह से आपने लिख दिया। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम V को मल्टीप्लाई कर दें तो PV बराबर हो जाएगा 1/3 स्मॉल m कैपिटल N V स्क्वायर बार। ये PV बराबर लेफ्ट साइड में PV आ गया। अच्छा, अब हम सोचें कि अगर हमने गैस का 1 मोल प्रेजेंट है तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। सो आप लिखोगे इफ 1 मोल ऑफ गैस इज प्रेजेंट, अगर 1 मोल ऑफ गैस प्रेजेंट है तो इसका मतलब n की वैल्यू Na के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, PV बराबर 1/3 m Na V स्क्वायर बार, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो m है एक गैस मॉलिक्यूल का मास, Na है तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर गैस मॉलिक्यूलों की संख्या। तो अगर हम स्मॉल m को Na से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट, इससे हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर m टाइम Na कर दें तो इसको हम नाम दे सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, लेकिन अभी उतना करने की जरूरत नहीं है। अब हम कहते हैं कि P है, अब आप करो 1/3 लिखो, m वैसे रहने दो, जो अवोगाड्रो नंबर है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, V स्क्वायर बार कर दो। ये जो आप टर्म लिख रहे हो, कौन सा टर्म, n/a, इसको हम स्मॉल n लिखते हैं। लेट स्मॉल n इज Na/V, सो P बराबर क्या आ जाएगा 1/3 n इंटू V बार स्क्वायर। तो m इंटू n आपने कर दिया। अब m इंटू n क्या होता है, लेट m इंटू n इज रो, जिसको हम कहते हैं गैस डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये आ जाएगा आपके पास डेंसिटी ऑफ गैस। तो P बराबर हो जाएगा 1/3 रो दिस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो दिखा रहा है किसी गैस का जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रो मतलब कितनी घनी गैस भरी है उसके अंदर,
और साथ ही साथ डिपेंड करता है वी स्क्वायर जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी के ऊपर। तो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। आगे हम देखेंगे ऑल्सो आप लिखते हो वी स्क्वायर बार को हम नाम देते हैं वी आर एम एस स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। तो अगर ऐसा है, हेंस आप लिख सकते हो प्रेशर बराबर 1/3 m इंटू एन वी आर एम एस स्क्वायर। अब आर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। ये भी P की वैल्यू है। तो यहाँ से एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जो प्रेशर होता है किसी भी गैस चैम्बर के अंदर, जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल गैस की डेंसिटी पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ उसकी गैस मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी है जिसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से कंक्लूजन स्टार पॉइंट लिखें, द प्रेशर ऑफ गैस चैम्बर, द प्रेशर ऑफ गैस chamber increases by density of gas। और दूसरा, the pressure of gas chamber increases by increasing the VRMS value। इसीलिए जब आप टायर में हवा भरवाने जाते हो, जब आप मोटरसाइकिल में जब हवा भरवाते हो, कभी देखा हो, आप ध्यान दो तो जैसे ही वो आपके मोटरसाइकिल के नोजल में अपना प्रेशर का पंप फिट करता है, तुरंत वहाँ जो मीटर लगा होता है उसमें प्रेशर की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो वो बंदा आपके टायर के अंदर का प्रेशर कैसे बढ़ा रहा है, वो प्रेशर बढ़ाने के लिए रो को बढ़ाता है। ये कह लो नंबर जो डेंसिटी है, हवा भर रहा है ना, तो पहले आपके टायर के अंदर हवा कम हो गई, यानी उसकी जो टायर का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कम हो गए हैं। तो बाहर से बंदा क्या करता है, एक प्रेशर पंप की सहायता से आपके टायर के वॉल्यूम जो भी है उसमें वो गैस मॉलिक्यूल डाल देता है और गैस मॉलिक्यूल डालने की वजह से आपके टायर के अंदर प्रेशर फिर बढ़ जाता है और आप वो उस रीडिंग में देखते भी हो। तो हवा भरने का मतलब सच में हवा भरी ही जाती है और हवा भर के इस फॉर्मूले से दिख रहा है कि हवा भर के आप टायर के प्रेशर को बढ़ा सकते हो, वहीं दूसरी तरफ हवा निकाल करके आप टायर के प्रेशर को निकाल भी सकते हो। तो रो का तो असर मालूम चल गया। देखो यहाँ पर जो रो का मकसद है, रो का मकसद तो मालूम चल गया, लेकिन ये भी तो एक कारण है। चलो मान लो हमने हमने टायर में हवा नहीं भरवाई, लेकिन अगर हम VRMS स्क्वायर बढ़ा दें तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ये वेलोसिटी का मसला है। VRMS स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी का स्क्वायर जो होता है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि न्यूटन की फिजिक्स के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। और इस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है इसमें हम लोग पाएंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो VRMS की वैल्यू या वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी डेंसिटी बढ़ाना है तो आपको हवा मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे टायर में। अगर आप डेंसिटी नहीं बढ़ा रहे हो तो आप जितनी गैस है उसको गर्म कर दो। जैसे गर्म करोगे गैस, ऐसे गैस फैलेगी और वॉल्यूम और टायर उस हिसाब से फैल नहीं सकता, तो टायर के अंदर उसकी वजह से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो अगली हेडिंग लिखें, अगली हेडिंग है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से टेम्परेचर को जोड़ देती है काइनेटिक प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला रिलेशन अभी हमने प्रूव किया, तो यहाँ तो हम RMS स्क्वायर से, RMS की वेलोसिटी से और प्रेशर के साथ एक रिलेशन देखता हुआ पाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रेशर applied over gas chamber by gas molecules
इज गिवन बाय रिलेशन। कौन सा रिलेशन? वही बेसिक वाला रिलेशन लिखते हैं, और रिलेशन है कि P बराबर 1/3 m इंटू एन वी स्क्वायर बार। ये था। अब हम क्या कर सकते हैं अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू रखेंगे। तो P बराबर था 1/3 m, n की वैल्यू थी मान लो n/v। अब अगर दो नंबर के बराबर था n, मान लो n हमने लिख दिया, तो n और v स्क्वायर बार है, इस तरह से हो जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं कि pv मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/3 m n v स्क्वायर बार, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, देखो यहाँ एक खास चीज़ pv है। अब आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और n ऐसे रखो और 2 से डिवाइड कर दो, ओके। और m और v स्क्वायर बार को एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और हाफ mv स्क्वायर को एक साथ रखा। ये जो है तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर यहाँ पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज हाफ m v स्क्वायर बार। इसे कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसे हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एप्सिलॉन हो गया, तो यह है असल में काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि PV बराबर 2/3 n एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अच्छा, अच्छी इक्वेशन है, इसको हम अपने पास रख लेते हैं। अभी तो कोई इसमें नंबर नहीं दिया है, तो इसको हम नंबर 1 कह देंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, आप कह सकते हो कि किलो मोल ऑफ गैस के लिए। तो जरा देखो, द आइडियल गैस इक्वेशन, the ideal gas equation may written as PV is equal to n/Na RT। अगर आपने 1 मोल गैस लिया है तो 1 मोल गैस लिया है तो आपका Na/Na हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो PV is equal to RT। जो आप कहते नहीं हो 1 मोल अगर आपने गैस लिया है तो यहाँ 1 आता है, लेकिन अगर आपने n नंबर ऑफ एटम लिए हैं तो यहाँ पर हम एक ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब कई बार इससे थोड़ा सा असुविधा हो जाती है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा, तो हम इसको एक फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। और लेट म्यू कोई फैक्टर है वो n/Na के बराबर है। सो आपके पास PV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू टाइम RT। यहाँ R क्या है, R जो है किलो मोलर गैस कांस्टेंट है, मान लो, मतलब अगर आप किलो मोल में ले रहे हो तो किलो मोलर गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट है। और T है टेम्परेचर, तो T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब आपको इसको केल्विन में लेना है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और R जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट है, जो भी हम मोल गैस कांस्टेंट, किलो मोल गैस कांस्टेंट, जो भी आप लेना चाहें। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में जो PV लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 में जो PV लिखा है उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे बाय इक्वेशंस 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का सहारा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 n एप्सिलॉन इज इक्वल टू n/Na टाइम RT। अच्छा, अब हम क्या करें, 2/3 है, यहाँ पर भी Na से डिवाइड कर दे, Na से मल्टीप्लाई कर दें, एप्सिलॉन कर दे, यहाँ भी वही ताम झाम किया है, n/Na RT कर दें। तो क्या हुआ, ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। दोनों फैक्टर जब कैंसिल हो जाएंगे तो 2/3 आएगा Na एप्सिलॉन इज इक्वल टू RT, ठीक है ना। अब यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। पहली बात तो 3/2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा R/Na और फिर आ जाएगा T। बोल्ट्जमैन ने देखा कि अगर हम गैस कांस्टेंट को
आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, मतलब गैस कांस्टेंट अपने आप में कांस्टेंट है, आवोगाड्रो नंबर भी एक कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का डिवीजन एक नया कांस्टेंट बनता है जिसको कि हम नाम दे देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल की है वो निकल के आती 3/2 kBT। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी सी बात हमने यहाँ पर देखी है कि काइनेटिक एनर्जी, किसी गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ेगी जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? वेलोसिटी का स्क्वायर तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये इक्वेशन कई मायनों में बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखो भाई, आप लोगों ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स जब पढ़ा था तो न्यूटन की मैकेनिक्स में आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात पढ़ी थी। तो वो एक मैकेनिकल क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो एक मैकेनिकल क्वांटिटी है। दिस इज अ मैकेनिकल क्वांटिटी जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है। और टी क्या है? टी जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, या एक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है। तो टी जो है वो एक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, जो वो छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी से हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि एक प्योरली मैकेनिकल प्रॉपर्टी को एक एनर्जी वाली प्रॉपर्टी के साथ रिलेट होता हुआ देख रहे हैं। टी एक हीट एनर्जी के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है, और जो एप्सिलॉन है ये मैकेनिकल एक फैक्टर होता है, जैसे मास है, वेलोसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो ये रिलेशन मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स के बीच की इक्वेशन है। ये मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी और थर्मल फिजिक्स की प्रॉपर्टी टेम्परेचर को आपस में रिलेट करता है, और उसके बीच में सबसे अहम रोल कौन निभा रहा है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kp। तो यहाँ पे लिखेंगे above relation is very important, above relation is very important, above relation is very important, above relation is very important in physics because it related the mechanical property, because it related the mechanical property epsilon with temperature, मैकेनिकल प्रॉपर्टी विथ टेम्परेचर। और इसके पीछे और इसके बीच में कौन है? थ्रू द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के थ्रू ऐसा देखने को मिलता है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक और चीज़ है, वो थर्मल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बीच में भी ग्राफ निकालता है। तो इस पूरी जानकारी से हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए? ये जो कुछ हमने इतना सारा देखा, ये सब गुणा गणित किया है इंटरप्रिटेशन में, रिजल्ट क्या निकल के आए? तो रिजल्ट हमारे पास जो आए वो देखो हम यहाँ अलग से लिख रहे हैं। पहला आप देख रहे हो कि एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल है टी के। अब Kb 3/2 सब तो कांस्टेंट है ना, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यहाँ पे लिखोगे टेम्परेचर is linearly proportional to average kinetic energy, पहली बात। दूसरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना कि उसके मास वैल्यू पर। तो आप लिखोगे द kinetic energy of all gas molecules depends only on temperature। अगर हम, और फिर इसका मतलब है अगर हमने टेम्परेचर किसी तरह से जीरो कर दिया तो हमारे सारे गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी और हमारे सारे गैस मॉलिक्यूल एकदम से जाकर के रुक जाएंगे। तो इस चीज़ को हम अलग तरह से लिख रहे हैं, अलग पेन से। तो यहाँ पे लिखोगे व्हेन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कंसीडर,
when the absolute temperature यानी T बराबर 0 केल्विन इज कंसीडर्ड, अगर हम ऐसा माने तो क्या होगा, कॉमा ऑल द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल स्टॉप, यानी उस समय हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। आगे जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होती है तो बताती है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल सब कुछ रुक जाता है। वहाँ पर जब T बराबर 0 हो जाता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जब आ जाता है, तो उस स्थिति में भी मॉलिक्यूल के पास, गैस एटम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहती ही है, और वो उनके क्वांटम बिहेवियर की वजह से होती है। हो सकता है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स से हम ना समझ पाएँ या जान पाएँ, लेकिन वो एक एनर्जी रहती है। तो उस एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, वो हमारी 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तीसरा टॉपिक इसी क्रम में है। जब हमारी बात हो रही है एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, और हमने इसको आगे पहले यूज भी किया है। देखो, आप याद करो, जब आपने इस तरह से लिखा था तो आपने एक जगह पर ये रिलेशन लिखा था। इसको मैं ज़रा सा अलग से कर देता हूँ। ये रिलेशन, इस रिलेशन में आप लिख रहे हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है एप्सिलॉन, वो हाफ mv² है, और आगे जा कर के आप ये प्रूफ कर दे रहे हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 kBT के बराबर होती है। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है और कहीं 2 तो नहीं, इसको इक्वेशन नंबर इस हेडिंग की 2 कर देते हैं। अब हमें निकालना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में। तो आपका अगला टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी RMS स्पीड। स्पीड वेलोसिटी में अंतर तो जानते हो ना। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर ये होता है, स्पीड के पास दिशा डिफाइन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी में दिशा डिफाइन होती है। जैसे हमने कहा कि मैं एक कार चला रहा हूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो मैंने आपको सिर्फ स्पीड बताई, आप सिर्फ कहोगे आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा है। लेकिन जब हम कहेंगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में, तो अब आप इस चीज़ को किसी मैप में एक एरो से डिनोट कर सकते हो, यानी कि आप एज अ वेक्टर क्वांटिटी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम कौन से मैथमेटिकल फार्मूले हैं जिनका यूज कर सकते हैं। इसे मैथमेटिक्स के थ्रू यूज करें ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ आप लिखोगे फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, फॉर गैस molecules, the relation for average kinetic energy may written as क्या है, फॉर गैस मॉलिक्यूल द रिलेशन फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी में रिटर्न एज कैसे लिख सकते हो, आप लिखते हो एप्सिलॉन इज 3/2 kBT, या आप लिख सकते हो हाफ mv² बार इज 3/2 kBT। यहाँ हमें मालूम है जो kB है वो बोल्ट्जमैन, वो गैस कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करके लिखा जा सकता है। तो आप लिख सकते हो कि हाफ mv² इज 3/2 R/NA इंटू टी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हमने इस तरह से लिख दिया। ऐसा अब चलो आगे 2 कैंसिल हो गया। अगर 2 कैंसिल हो गया तो v बार स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3RT/MNA। ठीक है, ये हो गया। तो इसको भी एक फार्मूले के तौर पे मान लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि गैस कांस्टेंट और लिखने को ब्रेक करने का क्या फ़ायदा, चलो नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा है तो v² बार इज 3 kBT/m, तो ऐसे लिख लो। क्या अंतर दोनों में,
Kb को आपने R/Na के टर्म में ना लिख करके ऐसे लिख दिया है। लेकिन इसका एक फ़ायदा है, इस वाली इक्वेशन का एक फ़ायदा है। इक्वेशन का फ़ायदा ये है कि वेयर आप देखो m इंटू Na है, वेयर mNa को हम कैपिटल M मान लें, और कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो अगर ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V mod स्क्वायर इज 3RT/m। ये भी एक फार्मूला है। तो आप देख रहे हो हमारे पास कई तरह से फार्मूले निकल के आ जा रहे हैं। अब हम जरा यहाँ पर इसको समझते हैं कि जो V mod स्क्वायर है इसका क्या मतलब है। देखो ऐसा होता है, मान लो आपके पास गैस चैम्बर है, अब गैस चैम्बर है तो इसमें हमने यहाँ पर कोई एक रेफरेंस लाइन, एक पर्दा मान लिया, मतलब इस गैस चैम्बर के अंदर मान लो एक पर्दा है, ये हमारा गैस चैम्बर इस तरह 3 डायमेंशनल, यहाँ एक पर्दा आपने इमेजिनरी तरीके से सोच रखा है। अब इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा रैंडमली मूव कर रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, सब दिशाओं में जा रहे हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम अवस्था में नॉर्मली जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा तो जितने मॉलिक्यूल, मान लो अगर x दिशा में लें तो हो सकता है ये मॉलिक्यूल Vx प्लस है, ये मॉलिक्यूल Vx प्लस है, तो वहीं कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो Vx माइनस होंगे, कुछ मॉलिक्यूल होंगे Vx माइनस होंगे। अब जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म Vx के आएंगे, कुछ टर्म माइनस के आएंगे, फिर इसी तरह से कुछ टर्म प्लस के आएंगे, कुछ टर्म माइनस के आएंगे। आखिर में जो एवरेज निकालने जाओगे तो सब कटा के 0 या बहुत कम वैल्यू आएगी। इसीलिए इस केस में एवरेज निकालने का तरीका ये सही नहीं है। स्टैटिस्टिकल रूल्स जो ये कहते हैं कि जब आपके पास नॉर्मल तरीके से एवरेज ना निकाल पाओ तो नॉर्मल तरीके से एवरेज क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि यहाँ आपके पास कुछ प्लस टर्म है, कुछ माइनस टर्म है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहती है, ये नॉर्मल जो स्टैटिस्टिक्स है, मैथ की ब्रांच, वो कहती है कि आप इन टर्म को ना जोड़ो बल्कि इनके स्क्वायर को जोड़ो। यानी आपको Vx स्क्वायर जोड़ना है प्लस माइनस Vx स्क्वायर जोड़ना है, फिर Vx1 जोड़ना है प्लस माइनस Vx1 जोड़ना है, उसका स्क्वायर जोड़ना है। स्क्वायर की सबसे खास बात ये होती है कि जितने माइनस होते हैं उनको प्लस कर देती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप जोड़ोगे Vx स्क्वायर, फिर Vx स्क्वायर, फिर Vx1 स्क्वायर, फिर Vx1 स्क्वायर, तो आप माइनस से मुक्ति पा गए। ठीक है, आपने स्क्वायर को एवरेज निकाल दिया और बाद में जो कुछ भी आए उसका स्क्वायर रूट ले लो। जैसे अगर आप x का स्क्वायर करो फिर इसका अंडर रूट ले लो तो आपके पास x ही तो आएगा। ऐसे ही आप सीधे किसी टर्म का एवरेज निकालोगे तो प्लस माइनस टर्म बराबर अगर मात्रा में होंगे तो कट के 0 आ जाएगा एवरेज। तो आपको आइडिया क्या दिया गया कि भैया पहला ऐसा करो, उनके स्क्वायर को पहले स्क्वायर करो फिर स्क्वायर का एवरेज निकाल लो। अब स्क्वायर के एवरेज की डायमेंशन को फिर से लाने के लिए उसका अंडर रूट ले लो। तो इस तरह से आप एवरेज भी पा जाओगे और 0 आने की जो टेंडेंसी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हुआ, ठीक है। तो यही हम लोग को ये सब लिखना है। हम लोग क्या लिखेंगे? when gas molecules are moving within the gas chamber, when gas molecules are moving within the gas chamber, the motion of gas molecules is completely रैंडम होते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ घूमते हैं। अब रैंडम होने की वजह से क्या होता है? सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल will be zero। भाई सबके जोड़ घटा के सब प्लस माइनस टर्म से 0 हो जाएगा। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है? टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी considered and then
and then take its average। पहले आप स्क्वायर करो वेलोसिटी का, फिर उसको एवरेज कर दो। एंड फर्दर फिर क्या करना है, फर्दर टेक द स्क्वायर रूट, फर्दर टेक द स्क्वायर रूट। तो आपने पहले वेलोसिटी का स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज किया, फिर जो आया उसका स्क्वायर रूट कर दिया। सो दिस गिव्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसकी वजह से क्या मिलता है, दिस गिव्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टर्म। देखो जरा यहाँ खास बात देखो, पहले आपने लिया वेलोसिटी, फिर इसका किया स्क्वायर, फिर उसका किया मीन, फिर इसका लिया स्क्वायर रूट। तो आप जिस जो क्रम अपनाते हो वो इधर से लेफ्ट से शुरू हो रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। पहले वेलोसिटी लोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसका मीन निकालोगे, फिर उसका रूट लोगे, और इसको हम लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो लिखने का जो क्रम है वो उल्टा है और करने का क्रम जो है वो वेलोसिटी शुरू होता है। तो हमारे हिसाब से वी आर एम एस का मतलब क्या है, वेलोसिटी लो, उसका स्क्वायर करो, उसका एवरेज लो और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लोगे। तो इस हिसाब से हमने अभी क्या निकाला है, वी स्क्वायर एवरेज, इसकी वैल्यू निकाली है 3RT/m। तो इसका मतलब वी आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3RT/m। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। तो इसका मतलब है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ स्पीड जो है वो किसके ऊपर किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, वो मॉलिक्यूलर वेट और टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल भारी है, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, m की वैल्यू ज़्यादा है, तो उन गैसेस की जो आरएमएस वैल्यू है कम होगी। जाहिर सी बात है, जैसे भारी जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो 412 मीटर पर सेकेंड होती है, जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट लोगों ने निकाला है। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिला करके, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन मिला करके भारी तो हो ही जाएगा। हाइड्रोजन कितना हल्का है, हाइड्रोजन गैस वैसे भी हल्की होती है, तो हल्की होने की वजह से बहुत फुर्तीली भी होती है। तो उसकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो 1934 मीटर पर सेकेंड होती है। तो कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के 412 मीटर पर सेकेंड और कहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की 1934 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे, दिस इक्वेशन सजेस्टेड दैट, दिस इक्वेशन suggested that RMS speed of gas molecules is inversely proportional to किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैसेस। जो गैसेस है उसके मॉलिक्यूलर वेट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स, इसको इंपॉर्टेंट चीज़ इसको अलग से लिख देते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है, दिस मीन्स द molecules of lighter gases, हल्की गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, such as H2 have large velocity, जैसे 1934 मीटर पर सेकेंड, in comparison to gases of large molecular weight, gases of large molecular weight, जैसे CO2
के लिए 412 मीटर पर सेकेंड होती। तो इस प्रकार से हमने पाया कि स्क्वायर रूट जो स्पीड है वो नेचुरल तरीके से हमारे सामने आती है, चूँकि एवरेज जो वैल्यू होती है, एवरेज निकालते हो गैस मॉलिक्यूल के लिए, नॉर्मल एवरेज जो निकालते हो वो आपको 0 दे देगा, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए, ये जो 3 पोर्शन है आपने सिलेबस में देखिएगा, आपके ये 3 इसी रूम पैटर्न है जैसा कि हमने यहाँ पर लिखे हैं। और अगला जो हम क्लास लेंगे उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना और कुछ हद तक मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट कर देंगे। तो इसके